सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से नए नए बिंदु लेकर के आता रहता हूं। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा बिंदु है वह है कक्षा 11वीं, जो कि सीबीएसई और आरबीएसई में जो पुस्तक चलती है आरोह, उस आरोह का पाठ पथिक, और जिसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिए बच्चों, हमने जो पहले जो पाठ पढ़े थे, कबीर, रसखान या मीराबाई, जो भी पाठ पढ़े हमने पूर्व में, वो सब प्राचीन कवियों में, भक्तिकालीन कवियों में कुछ इस प्रकार के कवि थे। आज जो हम पढ़ेंगे कवि, वो राम नरेश त्रिपाठी। तो पद्यांश पढ़े, उसके पूर्व मैं राम नरेश त्रिपाठी के जीवन के बारे में कुछ बता देता हूं। तो राम नरेश त्रिपाठी छायावादी पूर्व के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते थे। ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन सन 1962 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा जिस समय अधिकांश कवि समाज सुधार के संदर्भ में या अन्य विषयों पर अपने काव्य लेखन करते थे, उस समय कवि राम नरेश त्रिपाठी ने प्रकृति प्रेम का अद्भुत और देश प्रेम का अद्भुत सहयोग उपस्थित किया, और इनकी रचनाओं में अधिकांश में प्रकृति प्रेम और देश सेवा ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राय खड़ी बोली हिंदी का विशेष रूप से प्रयोग किया है। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं पर दृष्टि डालें तो प्रमुख रचनाओं में मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी इत्यादि प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। इनकी भाषा सरल, सहज और प्रभाव में है, बोधगम्य है, आसानी से हमको समझ में आ जाती है। तो आइए अब इनके द्वारा रचित जो पद्यांश है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, प्रकृति की शोभा का वर्णन करते हुए, प्रकृति की अद्भुत शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घर पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। ये इन्होंने एक पद्यांश लिखा है। आइए इसका भावार्थ देखते हैं कि प्रत्येक क्षण, प्रतिक्षण से तात्पर्य हो गया प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण। नूतन का मतलब नया। प्रत्येक क्षण नूतन नया वेश बनाकर, रूप धारण करके, रंग बिरंग निराला, कि प्रकृति जो है प्रत्येक क्षण नया नया रूप धारण करके और रंग बिरंगा और निराला रूप धारण करके हमारे सामने उपस्थित हो रही है। यहाँ पर रवि के सम्मुख, रवि से तात्पर्य हो गया यहाँ पर सूर्य, रवि से तात्पर्य सूर्य, सूर्य के सामने थिरक रही नभ में वारिद माला। और ये बादलों का जो समूह है, आपने देखा होगा सूर्य, इन सूर्य के इर्द गिर्द जो बादल है, ये इस प्रकार थिरकते रहते हैं कि रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, और आकाश में ये बादलों की जो माला है, पंक्तियां है, वह सूर्य के सामने थिरकती हुई प्रतीत हो रही है। आकाश में सूर्य के सम्मुख, रवि से तात्पर्य सूर्य के सामने आकाश में ये बादलों की जो माला है वह उसके समक्ष थिरकती हुई प्रतीत हो रही। थिरकने का मतलब नाचती हुई, नृत्य करती हुई सी प्रतीत हो रही है। और देखो कितना सुंदर सौभाग्य है। नीचे नील समुद्र मनोहर, और उसके नीचे यहां पर नील समुद्र के पानी का रंग पता है नीला, तो यहां पर स्थित जो समुद्र है नीले रंग का, मनोहर, अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। ऊपर नील गगन है, नीचे तो नीला समुद्र और ऊपर नीला आकाश। ये अद्भुत संयोग सभी के मन को आकर्षित कर रहा है कि नीचे तो नीला समुद्र है और ऊपर नीचा
ऊपर नीला गगन है, गगन से तात्पर्य यहाँ पर आकाश, ऊपर आकाश नीला, नीचे समुद्र नीला, दोनों ही का सौंदर्य अद्भुत लग रहा है। घर पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मैं, कि मेरा मन यही चाहता है कि मैं घर पर बैठ और बीच में इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मतलब नीले आकाश के नीचे और नीले समुद्र के बीच में मैं बैठ करके अपने घर में विचरण करूं, यही मेरा मन चाहता है। अर्थात ऐसे सुरम्य प्रकृति के वातावरण में रहने की मेरी अभिलाषा रहती है, कि मैं ऐसे सुंदर सुरम्य प्रकृति के वातावरण में रहूं, वही विचरण करूं, ये मेरा सौभाग्य है। यह हो गई इसकी व्याख्या। पुनः एक बार देख लेते हैं कि कवि प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक क्षण नूतन, की यह प्रकृति जो है वह प्रत्येक क्षण नया नया वेश धारण करके, रंग बिरंगा और निराला वेश बना करके हमारे सामने उपस्थित हो रही है। और ये बादलों की जो पंक्तियां हैं, बारिद का मतलब बादल, और बादलों की जो पंक्तियां हैं वह रवि के सम्मुख सूर्य के समक्ष थिरकती हुई प्रतीत हो रही है। और ये देखिए सौभाग्य कि नीले नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नीला समुद्र अत्यधिक सुंदर लग रहा है, ऊपर नीले गगन है और ऊपर नीला आकाश है, वह और भी सुंदरता उसकी बढ़ा रहा है। तो कवि का मन करता है कि ऐसे सुरम्य वातावरण में बीच में बैठ करके मैं विचरण करूं, यहीं पर निवास करूं, यही मेरा मन चाहता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या, ये तो हो गई हमारी व्याख्या। अब हम देखते हैं इसको, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सप्रसंग व्याख्या लिखिए, तो सप्रसंग व्याख्या हमको किस प्रकार लिखनी है उसको मैं बता रहा हूं। देखिए, सप्रसंग व्याख्या के लिए हमको सर्वप्रथम प्रसंग लिखना होगा कि कौन से पुस्तक से ली गई है, कौन इसके कवि है, किस संदर्भ में बात चल रही है, वो सारी बातें हम इसको जानकारी इसमें देंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, भाषा ध्यान रखना, पहले भी कई बार बताई थी मैंने, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे अब आरोह के अंतर्गत कवि शिरोमणि अब कवि का नाम कौन है? राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित शीर्षक पथिक से अवतरित है। इसमें कवि ने प्राकृतिक शोभा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये तो हो गया हमारा इसका प्रसंग, ये इसका प्रसंग हो गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत कवि शिरोमणि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित शीर्षक पथिक से अवतरित है। इसमें कवि ने प्राकृतिक शोभा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है या वर्णन किया है। अब हमको व्याख्या लिखनी होती है। इस समय व्याख्या भी जो बताई थी उस आधार पर हमको व्याख्या कर देनी है। फिर व्याख्या के पश्चात व्याख्या हमने लिख दी, फिर लिखेंगे हम विशेष, जो कि इस पद्यांश की व्याख्या करते समय ये एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो विशेष में हमने पूर्व में बताया था कि इन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकांशतः खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग
इसके अलावा हम भाषा में ये भी लिख सकते हैं, भाषा सरल, सहज और सुबोध है, प्रभाव में है, ये भी बातें लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अब जो विशेष आएगा वह रहेगा कि एक तो तत्सम तद्भव युक्त शब्दावली, तत्सम तद्भव छंद मुक्त रचना है ये। इसके अलावा छायावादी शैली ये भी इसमें प्रकट हुई है। तो ये इस प्रकार हमको और प्रकृति का बहुत ही मनोहर चित्रण इसमें किया गया है। ये भी पंक्ति हम विशेष में लिख सकते हैं। तो ये इसका प्रसंग विशेष व्याख्या, ये तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब रही बात प्रश्नोत्तर की कि प्रश्न क्या क्या बनेंगे, इसमें क्या क्या उत्तर रहेंगे। तो उत्तर तो अगर व्याख्या हमारे समझ में आ जाती है तो उस व्याख्या में से उसके उत्तर भी निकल जाते हैं। वैसे मैं जो प्रश्न डिस्क्रिप्शन में देता हूँ उनको भी आपको हल करना चाहिए और इस पाठ की, इस पद्यांश की पूर्ण रूप से हमारी तैयारी होनी चाहिए। और आशा करता हूँ आपकी ये बात भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।